गांव की गलियों में घूमते हुए साधना की आवाज तेज और तेज हो रही थी। पानी पूरी, पानी पूरी, ताजी ताजी खट्टी मीठी कुरकुरी पानी पूरी, ₹10 में 6 कुरकुरे पानी पूरी। बच्चे हों या जवान या बूढ़े, एक बार खाओगे फिर खाओगे बार बार। पानी पूरी, पानी पूरी, ताजी ताजी खट्टी मीठी कुरकुरी पानी पूरी। अरे ओ पानी पूरी वाली, तनिक इधर तो आओ। साधना सर पर रखा हुआ भारी टोकरा लेकर तेज कदमों से उस औरत के पास चली जाती है। कितने की दी पानी पूरी? ₹10 की 6 है। इससे सस्ते पानी पूरी कोई नहीं देता। ऐसा करो, मुझे 1 प्लेट खाने के लिए दे दो और 2 प्लेट पैक कर दो। पानी पूरी वाली को वहां खड़ा हुआ देखकर आस पड़ोस के घर से भी 2-3 औरतें आ जाती हैं और साधना के साथ बातें करते हुए पानी पूरी खाने लगती हैं। साधना का खुश मिजाज स्वभाव उन औरतों को बड़ा अच्छा लगता है और पानी पूरी का स्वाद भी। सब औरतें खुशी खुशी साधना को पैसे देती हैं। साधना फिर गांव की अगली गली में निकल जाती है। पानी पूरी, पानी पूरी, ताजी ताजी खट्टी मीठी कुरकुरी पानी पूरी। इस तरह गली गली अपनी पानी पूरी बेचने के बाद वह शाम तक खाली टोकरी के साथ घर में दाखिल होती है। शालू माँ चेहरे की खुशी बता रही है कि आज आपकी सारी पानी पूरी बिक गई हैं। हाँ मेरी लाडो, आज सारी पानी पूरी बिक गई हैं। फिर भी खाली हाथ आ गई हो माँ। मैंने कहा था ना कि मुझे स्कूल के लिए रंग चाहिए। ये लो, मैं तो भूल ही गई। गुस्सा मत हो गोलू, ये ले ₹20 और जा जल्दी से रंग लेकर आ जा। गोलू खुशी खुशी ₹20 लेकर निकल जाता है। साधना अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और फिर उनके साथ बातें करके वह सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल भेजकर वह पानी पूरी बनाने लगती है और यही साधना की दिनचर्या थी। पति के चले जाने के बाद साधना ने अपने बच्चों को कभी भी उनके बाबा के न होने का एहसास नहीं होने दिया। इसलिए उसने सस्ते पानी पूरी बेचने का फैसला किया ताकि उसके घर रोज की आमदनी आ सके। सारी पानी पूरी तैयार होने के बाद साधना टोकरी लेकर फिर निकल पड़ी गली गली। एक गली के नुक्कड़ पर कुछ आदमी खड़े थे। साधना को पानी पूरी की आवाज लगाते हुए देखकर उन्होंने साधना को वहीं बुला लिया। इतनी सस्ती पानी पूरी, चलो 2-2 प्लेट खिला दो। 4 लोगों के लिए 2-2 प्लेट। साधना मन ही मन खुश हो गई। आज तो बड़ा अच्छा हुआ, सुबह सुबह ही बोहनी हो रही है। और उसने सबको 2-2 प्लेट पानी पूरी खिला दिया। बाबूजी, ₹80 हुए। क्या कहा? फिर से तो कहना। 2 प्लेट के हिसाब से आप लोगों की ₹80 हुए। लाओ बाबूजी, जल्दी से पैसे दो, मुझे आगे भी जाना है। उन चारों आदमियों में से एक आदमी ने, जिसका नाम लाल किशन था, जो दिखने में भी बहुत अमीर लग रहा था, वह साधना से कहता है। जानती हो मैं कौन हूँ? इस मोहल्ले का दादा हूँ, दादा। यहाँ मेरा राज चलता है। मैं किसी को पैसे नहीं देता। चलो, बहुत अच्छी थी तुम्हारी पानी पूरी। अब जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो बाबूजी, मैं एक गरीब औरत हूँ। गली गली पानी पूरी बेचकर बच्चों का गुजारा करती हूँ। गरीब की हाय मत लो। आपका कुछ नहीं जाएगा बाबूजी, लेकिन
80 रुपए अगर मुझे ना मिले तो मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। सुनो तुम कान खोलकर, यह मुझे बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। इन हाई फाई को मैं नहीं मानता। आराम से अपनी पानी पूरी बेचो, वरना कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साधना ने अपना टोकरा सर पर रखा और वहां से निकल आई। मन ही मन वह बहुत दुखी हो गई थी। अगली गली में जाते समय उसके गले से आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही थी। उसका गला भर्रा रहा था। पानी पूरी, पानी पूरी, कुरकुरी खट्टी मीठी नहीं, ताजी कुरकुरी खट्टी नहीं, नहीं, खट्टी पूरी नहीं, पानी पूरी। तुम पानी पूरी खाओगी? नहीं बहन, मैं आज नहीं खाऊंगी। देख, मेरी सास आवाज लगा रही है, मैं चलती हूँ। और फिर साधना अगली गली में निकल गई। इस तरह आज उसने कई गलियों के चक्कर लगाए, लेकिन आज सारी पानी पूरी नहीं बिक पाई। कुछ प्लेट पानी पूरी बच गईं। जब वह घर आई, माँ, उदास क्यों होती है? आज खाना मत बना, हम यही पानी पूरी खा लेंगे। हाँ माँ, आज हम पानी पूरी खा लेते हैं। अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर साधना को उन पर प्यार आ गया। दोनों बच्चों को गले से लगाया और फिर सारे परिवार के साथ बैठकर वह पानी पूरी खाया। 1 महीने बाद साधना एक गली से दूसरी गली की तरफ जा रही थी कि तभी कुछ लोगों को उसने भागते हुए देखा। जब वह लोग गली से चले गए तो साधना ने वहां गली में जाकर देखा तो लाल किशन खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर साधना थर-थर कांपने लगी। उसने अपना टोकरा उतारकर लकड़ी के स्टैंड पर रखा और भागकर लाल किशन के पास गई। अरे, अरे भैया, तुम तो वही हो ना जिसने पैसे नहीं दिए थे? कौन थे ये लोग? आय रे दैया, कितना खून निकल गया है। कोई है? कोई है? देखो भैया, इस भैया को किसी ने मार दिया है। आओ, जरा मेरी मदद करो, इन्हें अस्पताल लेकर चलो। साधना के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पर आए, लेकिन लाल किशन को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसकी मदद करे। फिर एक आदमी आगे आया और उसने कुछ लोगों की सहायता से लाल किशन को अपनी गाड़ी में बैठाया। साधना भी गाड़ी में बैठ गई और वह लोग अस्पताल गए। डॉक्टर ने कुछ टांके लगाए और पट्टी करने के बाद अब ठीक है, थोड़े दिनों में टाँके भी ठीक हो जाएंगे। शुक्र है चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, पर खून ज्यादा बह गया। मैं मिल सकती हूँ उनसे? साधना जल्दी से लाल किशन के पास जाती है। अब कैसा लग रहा है भैया? मैंने पैसे दे दिए हैं डॉक्टर को, आप चिंता मत करो। बस अपने घर चले जाओ आराम से। भैया, ज्यादा देर पता नहीं ले पाऊंगी। मेरा टोकरा वहीं गली में रह गया है, ध्यान रखना। और कौन थे वो लफंगे? पुलिस में कंप्लेंट भी करना। चलती हूँ भैया। साधना ने सुना ही नहीं कि लाल किशन उससे क्या कहना चाहता था। उसे तो बस अपनी टोकरी की चिंता थी। वह भागते हुए बाहर आती है और रिक्शा पकड़कर जब गली में जाती है तो देखती है कि टोकरी का सारा सामान गायब है। साधना घर आ जाती है। आज वह बहुत थक गई थी। दोनों बच्चे उसका सर दबाने लगते हैं। थोड़ी देर में साधना उनके लिए खाना बनाती है और अगले दिन के लिए तैयारी रात को ही करने लगती है। माँ, सो जाना। यह तो तू सुबह करती थी, आज रात को क्यों बना रही है? कल सुबह जल्दी निकलूंगी, आज तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तुझे काम नहीं करने दूंगा। हाँ हाँ मेरे गोलू, तब मैं खुद भी काम नहीं करूंगी। मेरा गोलू होगा ना,
मेरे पास में। फिर वह अपने बेटे को सुला देती है। सारा काम खत्म करने के बाद वह भी सो जाती है। सुबह बच्चे चले जाते हैं और वह भी गली गली गोलगप्पे बेचने निकल पड़ती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन साधना शाम को गोलगप्पे बेचने के बाद जब घर आती है तो दोनों बच्चों के साथ लाल किशन को अपने घर के अंदर बैठा देखती है। साधना हैरानी से, तुम यहाँ पर? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? देखो भैया, मैं एक गरीब औरत हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी पूरी बेचकर अपना परिवार पाल रही हूँ। घबराओ नहीं बहन, मैं यहाँ तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए और तुम मुझे फिर भी अस्पताल लेकर गई। वहाँ डॉक्टर की फीस भी तुमने दी। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही इंसान के काम आता है। हाँ बहन, यह बात मैंने तुमसे ही सीखी है। मैं अपने घमंड में इतना चूर रहता था कि पूछो ही मत। मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये लो तुम्हारे 80 रुपए। साधना पैसे लेते हुए, ठीक है भैया, अब हिसाब पूरा हो गया, आप जा सकते हो। नहीं बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों से बातें की और मुझे पता चला कि तुम्हारे पति नहीं हैं। घर की हालत देखकर भी समझ में आ रहा है कि तुम लोगों का गुजारा कैसे होता होगा। देखो बहन, तूने मेरी मदद की, अब मैं भाई बनकर तेरी मदद करना चाहता हूँ। साधना, नहीं भैया नहीं, देखो मैं बड़ी ईमानदारी से काम करती हूँ और उसी से ही अपने बच्चों को पालती हूँ। तुम ठहरे 2 नंबर का काम करने वाले, मैं किसी की बद्दुआ नहीं लूंगी। और यह सुनकर लाल किशन की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे जाकर साधना के सर पर हाथ रखता है। बहन, तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ, आज से सारे 2 नंबर के काम बंद। मैं भी तेरी तरह ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा और तेरी मदद भी ईमानदारी के पैसों से ही करूंगा। बस बहन, मना मत करना। आज से तू मेरी बहन और ये मेरे भांजा भांजी। साधना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और किशनलाल भी अपना वादा पूरा करता है। अब साधना की बाजार में पानी पूरी की दुकान थी। लोग अब साधना के पास पानी पूरी खाने आते थे। अब साधना अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मोहन अपनी पत्नी सुधा और माँ कुंती के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। मोहन जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुधा माँ बनने वाली थी और ऐसे में हर गर्भवती महिला को कुछ न कुछ खाने का मन करता ही है। ठीक वैसे ही एक दिन सुधा को कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा था, क्योंकि कढ़ी चावल सुधा को बहुत पसंद थे। लेकिन घर में ना तो बेसन था और ना ही चावल, जिस वजह से सुधा कढ़ी चावल नहीं बना पाती और वो उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ मोहन आता है। क्या बात है सुधा, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं जी, वो मैं रसोई में गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कढ़ी चावल बनाऊं, पर रसोई में तो बेसन है ही नहीं और ना ही चावल है। बस इसीलिए थोड़ा सा मन उदास हो गया, क्योंकि ऐसे समय में बहुत कुछ खाने का मन करता है, पर गरीबी के कारण मुझे अपने मन को मारना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सुधा का मन बहुत उदास था, इसीलिए वो मोहन से कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर बाद मोहन काम पर निकल जाता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को मोहन घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक कढ़ी चावल का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जो कि सिर्फ 50 रुपए प्लेट कढ़ी चावल दे रहा था। मोहन के पास 50 रुपए थे, इसीलिए मोहन सुधा के लिए एक प्लेट कढ़ी चावल पैक करवा लेता है और घर जाकर सुधा को कढ़ी चावल देते हुए कहता है, सुधा, ओ सुधा, ये लो कढ़ी चावल, खाकर देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे कुछ। तुम्हारा मन बहुत था ना, और देखो मुझे रास्ते में कढ़ी चावल का ठेला ही मिल गया। चलो अच्छी बात है कि मोहन बाहर से ही कढ़ी चावल ले आया, वरना आज मेरी बहू को फिर से अपना मन मारना पड़ता। अरे गर्भावस्था में एक माँ का जो मन करे उसे वो खाना चाहिए।
अरे, कढ़ी चावल तो सच में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। वैसे सच बताऊं तो शादी से पहले मैं हमेशा अपने घर में कढ़ी चावल बनाया करती थी और लोगों को मेरे हाथ का कढ़ी चावल बहुत पसंद आते थे। आसपास के सभी लोग मुझसे कढ़ी चावल बनवाया करते थे। अच्छा, तो तुमने मुझे कभी बनाकर खिलाया क्यों नहीं? अरे, इस घर में ठीक से 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। जब से सुधा इस घर में आई है तब से इस बेचारी को हमारे साथ चीजों को लेकर समझौता ही तो करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, इस बार जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं घर में खूब सारा राशन डलवाऊंगा और सुधा राशन डालते ही तुम्हें मेरे लिए कढ़ी चावल बनाना है। अच्छा ठीक है, जिस दिन अपने घर में राशन डलवा दिया उसके अगले ही दिन मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। यूं ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और मोहन को उसकी सैलरी भी मिल जाती है और वो अपने घर में राशन भी डलवा देता है। और अगले ही दिन सुधा अपने घर में कढ़ी चावल बनाती है और सुधा कढ़ी चावल बनाकर सास और पति को खाने को देती है। अरे वाह, ये कढ़ी चावल तो सच में बहुत टेस्टी है। ऐसे कढ़ी चावल तो बाहर मार्केट में मिलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अगर कभी भविष्य में हमें अगर खुद का काम करना पड़ा तो हम कढ़ी चावल बेचने का ही काम करेंगे। अरे बहू, तू तो सच में बहुत स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती है। अब तो ऐसा लग रहा है घर में राशन के नाम पर सिर्फ बेसन और चावल ही डलवाना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच में कढ़ी चावल बहुत टेस्टी है। अब अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी कढ़ी चावल का ठेला लगाऊंगा। हाँ, और नहीं तो क्या, तेरा उपाय बिल्कुल सही है बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी इस महंगाई में नौकरी कब तक करेगा इंसान। और इस तरह से मोहन और उसका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था। और एक रात बहुत तेज आंधी आती है जिससे मोहन के घर की छत उड़ जाती है और घर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। घर की बिगड़ती स्थिति देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। हे भगवान, एक तो इतनी गरीबी, ऊपर से ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं घर की मरम्मत करवा पाऊं। आखिर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं हमारे साथ ही क्यों होता है ये सब। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? कहाँ से इतने पैसे आएंगे कि हम घर की मरम्मत करवा पाए? बच्चों, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अरे माँ, कुछ नहीं होने वाला। क्या भगवान को हमारी लाचारी और बेबसी दिखाई नहीं दे रही क्या? अरे, और कितना परेशान करेंगे भगवान हमें। अब कैसे न कैसे जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो तो गांव के जो जमींदार है ना, उनसे कुछ पैसे उधार ले लो ताकि उससे हम घर की मरम्मत करवा पाए। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि उससे मैं अपने घर की मरम्मत करवा पाऊं। मोहन अगले ही दिन जमींदार के पास जाता है और जमींदार से पैसे उधार मांगता है, जिसके बाद जमींदार कहता है, ठीक है, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर याद रखना अगर तूने समय से मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मालिक, आप मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। अभी तो मुझे मजबूरन आपसे ये पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं क्योंकि अचानक से मेरा घर टूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसे उधार दे दूंगा, बस याद रहे कि टाइम से तुझे उन पैसों को वापस करना है। मोहन जमींदार से पैसे ले लेता है और उन पैसों की मदद से अपने घर की मरम्मत करवाने लगता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, पर मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जमींदार का उधार वापस कर पाए। एक दिन मोहन के घर पर जमींदार आता है और जमींदार बहुत बुरी तरह से मोहन के घर पर चिल्ला रहा था। तभी मोहन बाहर आता है। अरे मालिक, मालिक, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, बस आप मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे हद होती है किसी चीज की। देखते देखते 2 महीने बीत गए लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। आखिर कितना समय लेगा तू? जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो पैसे लेते ही क्यों तुम लोग? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, पर आप मेरा यकीन कीजिए, सच में मेरे पास पैसा नहीं है, वरना मैं आपको आपके पैसे वापस कर देता। देख, आज मैं तुझे फाइनल बोल रहा हूँ, मुझे तेरी गरीबी और तेरी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। अगर आज शाम को तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो याद रखना, आज शाम तेरे लिए काली रात बनकर गुजरेगी। जमींदार इस तरह से मोहन को धमकी देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद मोहन की माँ और सुधा मोहन के पास आती हैं और वो कहती है, देखो, हमने डिलीवरी के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे वो पैसे तुम जमींदार को दे दो। अभी डिलीवरी होने में थोड़ा सा समय है, इसीलिए अभी जो सामने है पहले हम उसे देखते हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं सुधा, बात को समझने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारी डिलीवरी नजदीक आ रही है और कब मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं मालूम। सुधा बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। देख, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। माँ जी, आप बात को समझने की कोशिश करो और देखो, आप दोनों को मेरी कसम है, ये पैसे आप जमींदार को दे दीजिए। इस तरह से मोहन सुधा की बात मानकर वो पैसे लेकर जमींदार को दे देता है और इस तरह से धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और घर की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सुधा अपने पति से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर कढ़ी चावल बेचने का काम करें, क्योंकि अब दिहाड़ी मजदूरी से इतने पैसे नहीं आ पा रहे हैं जिससे हम अपना गुजारा कर सके। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है सुधा, पर
अभी तुम पेट से हो और ऐसे में तुमसे बाहर का काम करवाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। एक बार हमारा बच्चा हो जाए उसके बाद हम दोनों मिलकर बाहर जाकर कढ़ी चावल बेचेंगे। अरे मैं बस कढ़ी चावल बनाऊंगी, बाकी का काम आप और माँ जी संभाल लेना। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है मोहन। अरे मैं तुम दोनों की खूब मदद करूंगी ताकि हमारे हालात ठीक हो जाएं। इस तरह से सुधा और मोहन दोनों मिलकर मार्केट में कढ़ी चावल बेचने लगते हैं। सुधा के कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, जिस वजह से हर कोई सुधा से कढ़ी चावल खरीद कर खाया करता था और इस तरह से सुधा की अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि लोगों को हमारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आएंगे। और देखो, बहुत कम ही टाइम में हमारा काम भी ठीक चल रहा है। भगवान करे ऐसे ही हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। हाँ सुधा, जो कुछ भी हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। भगवान करे जिस तरह से तुम मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई, ठीक वैसे मेरी बेटी भी मेरे लिए लक्ष्मी बनकर ही आए। अच्छा, तो मतलब तुम्हें बेटी चाहिए? अगर बेटा हो गया तो? वैसे तो मुझे बेटी चाहिए, पर अगर हमारा बेटा हो गया तो तब भी मैं उसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अपनी बेटी को करूंगा। वैसे बेटियां तो पापा की लाडली होती हैं, वो कहते हैं ना पापा की परी। लेकिन मेरा अगर बेटा होता है तो वो मेरा राजकुमार होगा। इस तरह से दोनों पति पत्नी आपस में हंसी खुशी कढ़ी चावल बेचा करते थे और इसी तरह से गुजरते वक्त के साथ सुधा का 9वां महीना लग जाता है और सुधा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी दवाई के लिए कुछ पैसे दे दे। किस बात के पैसे और कहां से लेकर आऊं मैं पैसे? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? हर तीसरे दिन आती हो और मुझसे पैसे मांगने लग जाती हो। नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे वैसे। जाओ यहां से। ऐसा मत बोल बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब तो उनसे ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है। अरे उस बूढ़े से कुछ खाया पिया नहीं जा रहा तो इसमें हम क्या करें? अपनी सारी कमाई उस पर ही लुटा दे क्या? वो तो हर तीसरे दिन बीमार पड़ जाता है। कभी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ तो कभी उसके लिए दवाइयाँ लेकर आओ। हमसे अब उसका खर्चा नहीं उठाया जाता। ऐसा मत कहो बहू, इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर सही समय पर दवाइयाँ नहीं दी तो पता नहीं कहीं बात उनकी जान पर ना बन जाए। अरे बात जान पर बनती है तो बन जाने दो ना। वैसे भी ये बुढ़ा हमारे कौन से काम आ रहा है? पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है, खामखा हमारा खर्चा बढ़ा रहा है। बस अगर मर जाए तो ही अच्छा, हमारा खर्च तो कम होगा। अपनी बहू सरिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके मुंह पर एक जोरदार चाटा जड़ देती है। खबरदार, अगर आज के बाद तूने उनके लिए अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो। खबरदार तो अब तू ही हो जा बुढ़िया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अभी तक तो मैं तुम दोनों पर रहम करके तुम्हें इस घर में रहने दे रही थी, लेकिन अब से मैं एक और पल भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। रमेश जी, आप अभी के अभी इन दोनों को घर से निकाल दीजिए, वरना मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं इस घर में कैसे रहूंगा? देखो माँ, मैं तुम्हारी वजह से अपनी गृहस्थी खराब नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी ये घर छोड़कर पिताजी के साथ यहाँ से चली जाओ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू अपने पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप को घर से निकाल देगा? जिस माँ बाप ने तुझे अपने खून पसीने की कमाई से पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। याद रखना बेटा, आज जो तू हमारे साथ कर रहा है, कल को तुझे उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, अब हमें ज्यादा ज्ञान मत दे और निकल यहाँ से। शांति रोती हुई अपने बीमार पति को लेकर वहां से चली जाती है। वो गांव-गांव रास्ते रास्ते भटकती रहती है ताकि उसे रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, लेकिन उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। वो चलते चलते एक बहुत ही सुंदर खेत के पास पहुंचती है, जहां पर खूब सारी प्याज लहरा रही थी। वो जाकर उस खेत की मंडेर पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक चिड़िया के चहचहाने की आवाज आती है। इस चिड़िया की आवाज सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तकलीफ में हो। आप यहीं बैठिए, मैं जाकर चिड़िया को देखकर आती हूँ। शांति खेत में इधर उधर चिड़िया को ढूंढने लगती है। तभी उसे वो चिड़िया घायल हालत में मिलती है। शांति उस चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेती है।
अरे अरे, इस प्यारी सी चिड़िया के पैर में तो चोट लग गई है। प्यारी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पैर में पट्टी बांध देती हूँ, तो कुछ दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शांति अपने साड़ी के पल्लू का किनारा फाड़कर उस घायल चिड़िया के पैर में बांध देती है। तभी वो घायल चिड़िया एक बहुत सुंदर परी में बदल जाती है। शांति दादी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने आप दोनों को यहाँ पर बैठे हुए देखा तो सोचा कि आपकी मदद कर दूं, लेकिन मैं किसी की मदद करने से पहले उसकी परीक्षा जरूर लेती हूँ, ताकि मुझे उसके अंतर्मन के भाव पता चल सके। आपका मन बहुत दयालु है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप मुझे देखने में बहुत परेशान लग रही है, बताइए आपको क्या तकलीफ है? परी के पूछने पर शांति दादी उसे सारी बात बताती है। ये तो आपके बहू बेटे ने बहुत ही गलत किया है। एक दिन उन्हें उनकी गलती का पछतावा जरूर होगा। मैं परीलोक से आई एक परी हूँ। पृथ्वी लोक पर मैं अपना जादू किसी पर चला नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने जादू से ये जादुई प्याज का खेत बनाया है। इसमें उगी हुई हरी प्याज जादुई है। मैं आपको इनमें से एक प्याज तोड़ कर दे देती हूँ। आप इस प्याज से जो भी मांगोगी, ये आपको वो सब कुछ दे देगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी बेटा। परी अपने जादुई प्याज के खेत से एक जादुई प्याज तोड़कर शांति को दे देती है और वहां से गायब हो जाती है। हेलो शांति दादी, अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बताइए बताइए, सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करूँ? एक बड़ा सा बंगला बनाऊं, महंगी महंगी गाड़ियाँ लाऊं, या फिर आपके प्राइवेट जेट में आपको दुनिया भर की सैर करवाऊं? अरे नहीं नहीं प्याज बेटा, मुझे कहीं भी जाकर कोई सैर नहीं करनी। मेरे पति बहुत बीमार है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो और हमें खाने के लिए कुछ दे दो। हम दोनों को बहुत भूख लगी है। फिक्र नॉट शांति दादी, मैं अभी पलक झपकते ही दादाजी को ठीक कर दूंगी। जादुई प्याज जल्दी से शांति के पति मदनलाल के पास जाती है। वो उनके सर पर हाथ रखती है तो मदनलाल के चारों तरफ एक सुनहरे रंग की रोशनी फैल जाती है। तभी कुछ ही देर में मदनलाल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह शांति, मेरी तबीयत तो सच में बिल्कुल ठीक हो गई। ये जादुई प्याज तो सचमुच चमत्कारी है। बिल्कुल ठीक कहा दादाजी, चमत्कारी तो मैं हूँ ही। अभी मैं आपको एक और चमत्कार दिखाती हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह खेत की मंडेर पर बैठकर खाना खाएं, इसलिए मैं अभी आपके लिए एक सुंदर सा घर बना देती हूँ। जादुई प्याज अपने जादू से उनके लिए एक बहुत सुंदर सा घर बना देती है। चलिए दादाजी, चलिए दादी जी, घर के अंदर चलते हैं। जादुई प्याज उन दोनों को घर के अंदर लेकर जाती है, तो अपने लिए इतना सुंदर घर देखकर वो उस घर को देखते ही रह जाते हैं। वाह प्याज बेटा, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू दादी जी, ये तो बस मेरे जादू का कमाल है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। जादुई प्याज अपने जादू से वहां पर ढेर सारा खाना ले आती है। उनके सामने तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या आप लोगों को ये खाना पसंद नहीं आया? नहीं प्याज बेटा, ऐसी बात नहीं है। आज किसी ने इतने समय बाद हमारे लिए इतने प्यार से ऐसा खाना लाया है, वरना हमारे बहू बेटे तो हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी इतने ताने देते थे। वहाँ पर तो एक रोटी खाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो हमारी बहू हमें पूरे दिन में 1 रोटी ही खाने को देती थी, वो भी हमें पानी के सहारे खानी पड़ती थी। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ दादी माँ, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। आज से आप मेरे दादा दादी और मैं आपकी पोती, इसलिए आपकी पोती आपकी खूब सेवा करेगी। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, बस एक बार मुझे बोल देना, मैं उसी वक्त आपके सामने वो सब हाजिर कर दूंगी।
अब जादुई प्याज उन दोनों का अपने सगे दादा दादी की तरह ध्यान रखती है। उनके पास अब बहुत बड़ा घर था, बाहर आने जाने के लिए अच्छी गाड़ी थी। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांव में फैल गई और फैलते फैलते ये बात उनके बेटे बहू तक भी पहुंच जाती है। अजी, यहाँ से जाने के बाद तो ना जाने उन दोनों बूढ़ा बुढ़िया की कौन सी लॉटरी निकल गई। जब दोनों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी तो हमारे पास रहते थे। हमने 2-4 बात सुनाकर घर से क्या निकाल दिया तो हमें अपने पैसों का भेद भी नहीं दिया। क्या फायदा हुआ हमारा उनकी इतने साल तक सेवा करने का। चलो ना, हम दोनों उनके पास चलते हैं। क्या पता हमारे कहने से वो हमें अपने पास रख ले। कम से कम उनके साथ रहने से हमारी जिंदगी तो आलीशान हो जाएगी। ठीक कह रही हो सरिता। एक काम करो, तुम जल्दी से हम दोनों का सामान बांध लो। हम दोनों अपना अपना सामान लेकर उनके पास चलते हैं। दोनों पति पत्नी पैसों के लालच में अपना सारा सामान बांधकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। उनका इतना आलीशान घर देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाह वाह रमेश जी, देखिए तो सही, दोनों बूढ़ा बुढ़िया कितनी आलीशान घर में रह रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी अंदर चलते हैं। वो दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो शांति और मदन लाल उन्हें वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? बस किसी तरह आप दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए माँ। हमसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके चले जाने के बाद हम दोनों ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप दोनों हमें कहीं नहीं मिले। आप दोनों के बिना वो घर हमें काटने को दौड़ता है। आपके जाने के बाद सब कुछ बिल्कुल सूना हो गया था। हाँ माँ जी, आपके जाने के बाद हमें आपकी कमी का एहसास हुआ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने माता पिता के समान सास ससुर को इस तरह घर से निकलवा दिया। हम दोनों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। हम आपसे उसी पाप की माफी मांगने आए हैं। हम अपने सर पर इस पाप का बोझ लेकर कैसे भगवान के घर जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। दोनों पति पत्नी अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू ले आते हैं, जिन्हें देखकर शांति और मदन लाल का दिल पिघल जाता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों उस घर में अकेले मत रहो। आज से तुम दोनों भी हमारे साथ यहीं रहो। रुकिए शांति दादी, इन दोनों को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। ये दोनों तो पैसों के लालच में यहाँ पर आए हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जब इन्हें पता चला कि आपके पास इतना आलीशान घर है, गाड़ी है, पैसा है, तो ये उस सब के लालच में यहाँ पर आए हैं। वरना इन दोनों को आपसे कोई मतलब नहीं है। जब दादाजी बीमार थे तो इन्होंने कितनी बेरहमी से आप दोनों को घर से निकाल दिया। तुम दोनों जरा अपने अंदर झांक कर देखो। तुम जैसे खुद हो, अगर तुम्हें भी कल को वैसी ही औलाद हो और तुम्हारे बुढ़ापे में वो भी तुम्हें इसी तरह घर से धक्के मार कर निकाल दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने दादा दादी के साथ जो किया है उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म बची हो तो चले जाओ यहाँ से। जादुई प्याज की बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता से माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। शांति देवी के बहू बेटे का निधन एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद उसके पोता पोती को पालने की जिम्मेदारी पूरी तरह उस पर आ गई। शांति देवी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसका शरीर काम करने में उसका साथ नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो अपने पोता पोती को पालने के लिए बहुत मेहनत करती थी। लोगों के घरों में जा जाकर काम करती। थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कहीं छोटा मोटा काम मिलता तो वो उसे भी करने से नहीं कतराती थी। बड़ी ही मुश्किलों से उसने अपने पोता पोती को पढ़ा लिखा कर कामयाब किया, लेकिन जैसे ही उसके पोता पोती बड़े होकर कामयाब हुए तो अपनी दादी के लिए उन दोनों के तेवर ही बदल गए। देखो तो भैया, जब से हम नौकरी पर लगे हैं तब से ये बुढ़िया घर पर ही बैठी रहती है। इसका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। अब हम अपनी कमाई में अपना खर्चा चलाए या इसका खाना और दवाइयाँ देखें। बेटा, कुछ दिनों से मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। शाम को आते वक्त तू मेरे लिए घुटनों के दर्द का तेल ले आना
और बेटा बहुत दिनों से मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है। तू आते वक्त मेरे लिए एक पपीता भी ले आना। अरे क्या है दादी माँ, अभी 2 महीने पहले ही तो आपको वो तेल लाकर दिया था, इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया। और दूसरा आपका ये पपीता, हर हफ्ते आपको एक पपीता चाहिए। मेरे पास नहीं है किसी चीज के लिए कोई पैसे वैसे। मेरे पास पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो हर दूसरे महीने आपके इन फिजूल खर्चों के लिए अपने पैसे खर्च करता रहूं। और नहीं तो क्या। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर आपके घुटनों में दर्द होता ही क्यों है। पूरा दिन तो घर में बिस्तर पर पड़ी रहती हो, उसके बाद भी घुटनों में दर्द की शिकायत करती रहती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ऐसा इसलिए कहती हो ताकि हम आपको घर का कोई काम ना बता दे। आपने तो हम दोनों का जीना हराम किया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अपनी पूरी जिंदगी मैंने तुम दोनों के लिए इतना काम किया, अभी भी मैं तुम्हें घर का कोई काम नहीं करने देती, सारा काम खुद करती हूँ। इस उम्र में आने के बाद शरीर में दिक्कत तो होती ही है। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? हे भगवान, आप रोज की तरह सुबह सुबह फिर से हमें पकाना शुरू मत करो। हम दोनों को ऑफिस के लिए देरी हो रही है, जल्दी से हमारा लंच ला कर दो। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने आज तुम दोनों के लिए लंच नहीं बनाया। आज तुम दोनों बाहर से ही कुछ खा लेना। पूरे दिन में एक काम तो करना होता है आपको, वो भी आपसे नहीं होता। उसमें भी बहाने बना रही हो। घर में रहकर अगर हमारे लिए खाना नहीं बना सकती तो आपका यहाँ रहने का क्या फायदा? और नहीं तो क्या, पता भी है बाहर का खाना कितना महंगा मिलता है। आपका बस चले तो आप हमारे सारे के सारे पैसे ऐसे ही खराब करवा दो। आज तो हम जैसे तैसे बाहर से खाना खा लेंगे, लेकिन कल से हमें ये बहाना नहीं सुनना। चाहे आपके घुटनों में दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कल से हमें हमारा लंच टाइम पर मिलना चाहिए। अपनी दादी को भला बुरा कहकर दोनों भाई बहन वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनके ऑफिस जाने के बाद शांति देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिन पोता पोती के लिए शांति देवी ने दिन रात एक करके अपने बुढ़ापे में इतनी मेहनत की, आज वही पोता पोती कामयाब होने के बाद अपनी दादी के साथ किसी नौकर की तरह बर्ताव कर रहे थे। ये देखकर शांति देवी का दिल बहुत दुखी हो रहा था। ना जाने मुझसे ऐसे कौन से पाप हो गए जो अपने पोता पोती के लिए इतना सब करने के बाद भी आज वो मुझसे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये दिन देखने से तो अच्छा होता कि तू मुझे अपने पास बुला लेता भगवान। कम से कम उनकी ये जली कटी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर ही अंदर तो नहीं कि उठता। शाम को दोनों भाई बहन ऑफिस से घर आते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह तो आपने हम दोनों को लंच बनाकर दिया नहीं, लेकिन अब तो कम से कम हमारे लिए खाना बनाया है ना। मेरी तबीयत ज्यादा ठीक तो नहीं थी बेटा, लेकिन फिर भी मैंने तुम दोनों के लिए दाल भात और रोटी बनाई है। क्या दाल भात और रोटी? इतना सादा खाना? अच्छी खासी सब्जियां लेकर रखी है घर में, लेकिन फिर भी इन्हें बनाना कुछ नहीं है। हम दोनों इसीलिए पैसा कमाते हैं क्या कि हर रोज हमें ऐसा खाना खाना पड़े? नहीं खाना हमें ये दाल भात। ऐसा कहकर चिंकी खाने को टेबल से नीचे फेंक देती है। अरे बेटा, खाना नहीं खाना था तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह अन्न का अपमान तो मत करो। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। ये खाना हमारे पैसों से बना था, इसलिए हम इसके साथ जो चाहे वो करे। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, समझी? अरे छोड़ो चिंकी, मुझे नहीं खाना ये दाल भात। मैं बाहर से ही हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। रवि अपने और चिंकी के लिए तो बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है, लेकिन वो अपनी दादी के लिए कुछ भी नहीं मंगाता। उसकी दादी ने जो खाना बनाया था वो तो चिंकी पहले ही फेंक चुकी थी, इसलिए शांति देवी के पास खाने के लिए अब खाने में कुछ भी नहीं था। दोनों भाई बहन आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने के मजे ले रहे थे। शांति देवी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो रसोई में अपने लिए 2 रोटी सेकने चली गई। अब इतनी रात को क्या बना रही हो? अपने लिए 2 रोटी बना रही हूँ बेटा। रोटी बनाने की क्या जरूरत है? चिंकी ने जमीन पर जो रोटी फेंकी थी उसे ही साफ करके खा लो। बेफिजुल में राशन खत्म करने की जरूरत नहीं है। वाह बेटा, आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम दोनों मुझे चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने दे सकते। तुम दोनों तो आज बाहर जाकर पैसे कमाने लगे हो, लेकिन तुम्हें इस काबिल तो मैंने बनाया।
तुम्हारे माता पिता के चले जाने के बाद कितना ध्यान रखा मैंने तुम्हारा। तुम्हारी पढ़ाई ना छूट जाए इसलिए अपने बुढ़ापे में भी दिन रात लग कर काम किया, और तुम इस सब का मुझे ये सिला दे रहे हो। ये दिन देखने से अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा होता। कम से कम हमें रोज रोज तेरी ये किटकिट तो नहीं सुननी पड़ती। चल जा अब यहाँ से, हमें शांति से खाना खाने दे। शांति देवी रोती हुई भूखी प्यासी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन वो आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहाँ पर एक पपीता बेचने वाला आता है। पपीते ले लो पपीते, मीठे मीठे पपीते, एक पपीता सिर्फ 10 रुपए में। अरे वाह, ये पपीता तो बहुत सस्ता है। बहुत दिनों से मेरा पपीता खाने को मन भी कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे तो है, मैं एक पपीता खरीद लेती हूँ। वैसे भी कल दोपहर के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। शांति देवी पपीता वाले से एक पपीता ले लेती है। वो उसे रसोई में ले जाकर अच्छी तरह धोने लगती है। तभी उस पपीते से आवाज आती है, अरे कितना ठंडा पानी है, जल्दी से बंद करो वरना मुझे जुकाम हो जाएगा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं बुढ़ापे में मेरे कान तो नहीं बजने लग गए? नहीं दादी माँ, आपके कान नहीं बज रहे। मैं हूँ पपीता, जादुई पपीता। आप जल्दी से मुझे धोना बंद करो वरना मुझे सर्दी लग जाएगी। ये बात सुनकर शांति देवी जैसे ही पपीते की तरफ देखती है तो उसे पपीते की 2 प्यारी प्यारी आंखें और छोटे छोटे हाथ पैर दिखाई देते हैं। वो जल्दी से पानी का नल बंद करती है। अच्छा हुआ दादी माँ जो आपने पानी का नल बंद कर दिया, वरना मैं तो अभी बीमार हो जाता। हे भगवान, लगता है वो पपीते वाला कोई जादूगर था। पता नहीं मुझे कैसा मायावी पपीता दे गया। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी बात करने वाला पपीता नहीं देखा। देखो, मुझे पता है तुम कोई पपीते वपीते नहीं हो, तुम जरूर कोई भूत हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। डरो मत दादी माँ, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तो जादुई पपीता हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। पपीता शांति देवी से ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी शांति देवी के पेट से गुड़ की आवाज आती है। लगता है आपको बहुत भूख लगी है, मैं अभी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना तैयार कर देता हूँ। जादुई पपीता शांति देवी के लिए अपने जादू से खाना लेकर आता है। तभी कल रात की बात याद करके शांति देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे दादी माँ, आप रो क्यों रही है? जादुई पपीते के पूछने पर शांति देवी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर जादुई पपीते को बहुत बुरा लगता है। आप चिंता मत करो दादी माँ, आपके पोता पोती को तो मैं अच्छी तरह से ठीक कर दूंगा। लेकिन वो कैसे बेटा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शाम को दोनों भाई बहन घर आते हैं। हे भगवान, कल इतना कहने के बाद भी आज फिर से हमारे लिए ये दाल भात बना कर रख दिया। बुढ़िया, तूने तो हम दोनों का दिमाग खराब करके रखा है। तेरे घर में रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अब तू चुपचाप निकल जा। खुद निकल जाएगी तो ज्यादा अच्छा है, वरना हम तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। अगर इस घर से कोई निकलेगा तो वो तुम दोनों निकलोगे, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं शांति दादी का है। तुम दोनों को शांति दादी के साथ इस तरह से बर्ताव करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आती? जिस दादी ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उससे तुम इस तरह से बातें कर रहे हो और उन्हें घर से निकालने की धमकी दे रहे हो। तुम जैसे लोगों का तो बस एक ही इलाज है, जो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। जादुई पपीता अपने जादू से उन दोनों को रस्सी से बांध देता है और अपने जादुई डंडे से उन दोनों की खूब पिटाई करवाता है। दर्द के मारे वो दोनों बुरी तरह चीखने लगते हैं। छोड़ो हमें, हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमारे शरीर पर नील पड़ जाएंगे, छोड़ दो हमें। बेटा, इन दोनों को इस तरह मत मारो, इन्हें छोड़ दो। इन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये दोनों मेरे पोता पोती है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम उनके साथ ऐसा मत करो बेटा। शांति देवी के कहने पर जादुई पपीता उन्हें मारना बंद कर देता है। देख लो तुम दोनों, जिस दादी के साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया है, वही दादी तुम्हें दर्द में देखकर कितनी परेशान हो गई। अगर दादी ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं आज तुम दोनों को अच्छी तरह से बताता। नहीं बेटा, तुम इन्हें कुछ मत कहो। वैसे भी मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना। मेरे रहते हुए आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है दादी माँ, मैं आपको अपने घर में रखूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दादी माँ,
आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ दादी माँ, हमें अपनी गलती का एहसास है, आप इस तरह हमें छोड़कर मत जाइए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इन्हें जाने से इसलिए रोक रहे हो क्योंकि इनके जाने के बाद सारा काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए दादी माँ को तो मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तुम दोनों कभी उनका ख्याल नहीं रखोगे, इसीलिए दादी माँ को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। इतना कहकर जादुई पपीता शांति देवी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद शांति देवी जादुई पपीते के परिवार के साथ अपना बुढ़ापा खुशी खुशी जीती है और वो दोनों भाई बहन धीरे धीरे करके अपना सब कुछ खो देते हैं।